हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की। राइट, अब देखो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th का टॉपिक है ये। तो अगर हम केवीएस एनवीएस या एएमआरएस की बात करें तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूजफुल है। एक और चीज़ से मैं आपको अवेयर कर देती हूँ। देखो, मैंने केवीएस का सिलेबस देखा है अभी तक। तो केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी वीडियोस आपके काम की है। आप अपना सिलेबस प्रिंट करके साथ में रख करके कोई वीडियोस देखा करें, मेरी हो चाहे किसी की भी हो, तो आपको बेनिफिट होगा कि हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं अगर बात करूं ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस का पीवाईक्यू मैंने देखा 2023 में हुआ था ईएमआरएस का भी एक पेपर। तो वो मैंने जो देखा उसमें ये प्रॉब्लम मुझे लगी कि उसमें थोड़ा उन्होंने 11th-12th लेवल डाला हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने एक आधा क्वेश्चंस देखे थे जो कि थोड़े हायर लेवल के थे, मतलब 10th से ऊपर की क्लासेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर केवीएस में ऐसा नहीं है, केवीएस में टिल 10th तक इनफ है, तो उसको डीपली स्टडी करो तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसी को आगे कि क्या है ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। इसमें सबसे पहले ज्योमेट्री की बात मैं कर लूँ ना, तो ये दो शब्दों से मिल करके बना होता है। दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, एक है जियो और दूसरा है मेट्रिन। ठीक है, तो जियो मीन्स होता है द अर्थ, और जो मेट्रिन है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब है मेजर या मेजरमेंट है। अब इसका मतलब पहले टाइम पे क्या होता था, लैंड के मेजरमेंट के लिए ज्योमेट्री वर्ड का यूज करते थे। फिर धीरे धीरे आज तो अगर आपको किसी चीज का शेप साइज जानना है तो वो सब हम ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ बात हम करते हैं अभी कि इस क्या हुआ कि बहुत अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने सबने ज्योमेट्री के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। ठीक है, जैसे हमारे पास भी श्री यंत्र, हमारा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह खूब सारी चीजें श्री यंत्र में है। तो उस टाइम पे भी हमारे देश के जो मैथमेटिशियंस थे, हमारे देश या अलग देशों के भी जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ज्योमेट्री के बारे में कुछ स्टडी की भी थी। और उस स्टडी का ना कंक्लूजन जो था वो जो यूक्लिड थे उन्होंने क्या किया, सब जगह से इंफॉर्मेशन ली और सबको एक बुक में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी। और उस बुक का नाम उसने एलिमेंट रख दिया। ठीक है, वो उनकी, इसका मतलब क्या है, उन्होंने जो लोगों की और मैथमेटिशियंस की रिसर्च थी उनको इकट्ठा किया। क्योंकि अगर आपको ना अपनी जो जियोग्राफी नॉलेज है, अगर वो अपनी दूसरी पीढ़ी को देना है तो वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। आपको तो पता है ये चीज कहाँ पे कौन सी चीज हो रही है, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपनी पीढ़ी को, अपनी अगली पीढ़ी को देना है तो उसको नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसी हुई है। आपको उसको हर चीज सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये प्रॉब्लम जब यूक्लिड को लगी तो उन्होंने क्या किया, सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और उसको उन्होंने एक अपनी बुक में कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उस बुक का नाम उन्होंने एलिमेंट रखा हुआ था और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे। तो उसी बुक से उन्होंने कुछ डेफिनेशंस पहले वो निकाली, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाले और उसके बाद अपनी फर्दर स्टडीज की। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा कि इसका बेस क्या है। यूक्लिड जो थे वो इजिप्ट के एक मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम, उन्होंने एक उसी बुक से एक कुछ लाइनें निकाली, वो मैं बताती हूँ क्या है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2023 केवीएस के पेपर में भी आया हुआ है इससे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखो। देखो क्या है, अ सॉलिड हैज शेप, अ सॉलिड हैज शेप, कोई भी सॉलिड चीज है उसका शेप होता है, साइज होता है, पोजीशन है, एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। राइट, मेरे पास कोई भी चीज है, सपोजिंगली मेरे पास ये फोन है, अगर मैं ये फोन भी जो है मूव कर रही हूँ, ये सॉलिड है ना, इसका आप साइज देख सकते हो, शेप देख सकते हो, इसको मैं मूव करवा रही हूँ, आप मूव करवा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक सॉलिड हो गया है। राइट, अब हम बात करते हैं कि फिर कह रहा है इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। जो भी बाउंड्रीज, किसी भी सॉलिड की बाउंड्री होगी वो कवर किससे होगा, वो जो भी बाउंड्रीज है। सपोजिंगली हम बात कर रहे हैं, मेरे पास एक बुक पड़ी हुई, कवर वगैरह भी नहीं है इसमें। तो ये अगर मेरे पास कोई बुक है, आप इसमें देखोगे ना, इसके जो ये बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज क्या है, ये बाउंड्रीज सरफेस है। राइट, तो वो यही कह रहा है कि ये सॉलिड की जो बाउंड्रीज है वो सरफेस है। अब यही क्वेश्चन केवीएस ने दे दिया था कि सॉलिड की बाउंड्री को क्या कहते हैं।
बट वी कॉल दी बाउंड्री ऑफ सॉलिड। तो क्या कहते हैं उसको, सरफेस कहते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, समझ आया। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं, दिस सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर। मतलब क्या कह रहे हैं, बेसिकली स्पेस क्या है, ये जो चीज है जहाँ पे कि हमारी, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी जो साउंड ट्रेवल कर रही है वो कहाँ कर रही है, स्पेस में ही तो कर रही है, जिसमें वो जगह जिसमें मैं 3D को पूरा चारों तरफ से देख सकती हूँ, उसको हर एक पार्ट को रोटेट करके मैं पूरा देख सकती हूँ, तो जहाँ दिख रही है ये चीज वो हमारा स्पेस होती है। समझ आया इतना। तो वो कह रहे हैं कि दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस। हम अगर इस स्पेस के एक पार्ट को अलग कर दें, हम कर सकते हैं, सेपरेट है, अगर मैंने यहीं पे कोई कुछ भी कवर लगा दिया, कुछ भी रख दिया, तो मतलब इसका एक पार्ट सेपरेट हो गया, ये आप सेपरेट कर लो, इसका कोई आपको थिकनेस दिख रही है किसी भी स्पेस की, सपोजिंगली मेरा ये हाथ ऑक्यूपाई कर रहा है ना, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई तो कर रहा है ये, पर उसकी उस स्पेस की कोई थिकनेस नहीं होती। तो ये बात उन्होंने जो है उस अपनी एलिमेंट वाली बुक से नोट की, जो कि अदर मैथमेटिशियंस ने ये बातें कही थी। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। लेकिन उन्होंने एक और चीज भी कही कि हमने कहा कि जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड था मेरे पास, इस सॉलिड का जो सरफेस था, इसकी जो बाउंड्री है वो सरफेसेस है, एक सर चारों तरफ से और अप एंड डाउन 6 तरफ से इसको सरफेस ने घेरा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसकी सिर्फ एक सरफेस की बात करूं तो इसके एक सरफेस को किसने घेरा है, जहां तक मुझे दिख रहा है, ये आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, साइड साइड, तो ये लाइंस ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी सरफेस को कौन घेरता है या उसकी बाउंड्रीज क्या होती है, वो लाइंस और कर्व्स होती है। तो इसको अब आप याद रखना कि सरफेसेस की बाउंड्रीज क्या होती हैं, कर्व्स या स्ट्रेट लाइंस होती हैं। दीज लाइंस एंड इन पॉइंट्स, राइट। और फिर लाइंस के लिए क्या कह दिया, लाइंस के लिए कहा कि लाइंस क्या होती है, पॉइंट में एंड होती है, ये तो हमें पता है ना, ये पॉइंट में एंड होती है। देखो बहुत सी चीजें आपको ऐसी लगेगी तो ऑब्वियस है, पर ये आज ऑब्वियस है, उस टाइम पे तो ये पॉइंट भी तो किसी ने ये शब्द दिया है, तो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि किसने क्या क्या चीजें कही और कैसे हमें जो है इतनी बड़ी जो मैथ्स की ब्रांच है वो कैसे हुई। ठीक है, अब इतना समझ आ गया होगा। इसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो स्पेस का कोई थिकनेस नहीं होता, दूसरा सरफेस की बाउंड्री स्ट्रेट लाइंस होती है, सॉलिड की बाउंड्री सरफेसेस होती है। अब देखो उसी बुक में से बहुत सारी डेफिनेशंस मैथमेटिशियंस ने दी थी, उन्होंने क्या किया, कुछ उठा करके रख दी, हमें बताई भी है कि क्या क्या पॉइंट्स उस टाइम पे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने लिखे हैं। ये अपनी बुक में से उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने हमें बताया कि जो उस टाइम के मैथमेटिशियंस थे अलग अलग कंट्रीज के, उन्होंने क्या क्या चीजें कंक्लूड की है। तो पहली चीज लिखी थी, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या है, जिसका कोई भी और भाग नहीं होता, ये बात कही गई थी। सेकंड, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। मतलब लाइन के पास क्या नहीं होती, उसके पास चौड़ाई नहीं होती है लाइन के पास, ये बात भी सही है। दी एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ठीक है, किसी भी लाइन का जो एंड्स होता है वो पॉइंट होता है। और अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। या राइट, वो स्ट्रेट लाइन के लिए कह रहे हैं कि वो लाई करती हैं, विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। वो हमेशा क्या करते हैं, इवनली लाई करेंगे वो। ठीक है, उसमें जितने भी स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स है वो इवनली लाई करेंगे। फिर है पांचवा, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है, जैसे ये भी एक सरफेस है, ये भी, ये इतना मैंने सरफेस ले लिया है, ये सरफेस ही तो है। ये 2D में आता है क्योंकि इसकी लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है, ये विड्थ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि इसके पास लेंथ और विड्थ होती है, अगर लेंथ और विड्थ है तो वो सिर्फ सरफेस है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, दी एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। आपको दिख रही होंगी इसकी एजेस क्या है, लाइन है। लास्ट, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है चारों तरफ, और ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस प्लेन सरफेस कब होगा, जब इसका हर एक पार्ट इवनली, तब बिल्कुल प्लेन होगा।
प्लेन मीन्स समतल होगा, सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बराबर तौर पे सब चीजें बराबर होंगी उसमें, ठीक है। जैसे कि कोई कागज है, जैसे मेरे पास ये कागज है, मैंने लिखा है, तो ये कागज क्या है, प्लेन है, इसमें हर चीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास प्लेन सरफेस हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन उसने अपनी बुक से उठाई, जो कि उसने बुक कैसे बनाई, सारे मैथमेटिशियंस का जितना अपनी अपने फील्ड में जितना कंट्रीब्यूशन था ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो कलेक्ट करके उसने अपनी एक बुक कंप्लीट की है, राइट। किन्होंने, ये इजिप्ट के मैथमेटिशियन है यूक्लिड्स, उनकी बात चल रही है। अब देखो उन्होंने दो वर्ड्स और दिए थे, एक तो पोस्टुलेट वर्ड दिया, दूसरा एक्सिम। ये किसने दिया, ये यूक्लिड ने दी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने द टर्म पोस्टुलेट इज यूज्ड फॉर अजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ इन सब को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना भी कुछ कंक्लूजन दिया। तो उन्होंने जब बात की ज्योमेट्री के लिए, जितने उन्होंने एजम्पशन मतलब उन्होंने एज्यूम किया हुआ है कि ये चीज होती है, वो चीज होती है ना, हम कुछ सोचते हैं, तो उन्होंने जो एज्यूम किया ज्योमेट्री के लिए, कुछ जो लाइंस उन्होंने एज्यूम की, जो थॉट्स या जो पॉइंट्स उन्होंने एज्यूम किए, उस उन चीजों को, उन पॉइंट्स को उन्होंने पॉस्टुलेट किया। तो उन्होंने कहा जो भी मैं ज्योमेट्री के लिए दूंगा वो सब पॉस्टुलेट में आप रख दो, और एक्सिम जो वो आप क्या करो, कॉमन नोशन मीन्स क्या होता है, कॉमन नोशन मीन्स होता है एक कॉमन धारणा, नोशंस मीन्स होता है धारणा। ये जो जानवन से हम अपनी पूरी मैथ्स में और बाकी जगह जो भी हमें कुछ हम स्पेसिफिक पॉइंट में दूंगा, उसको आप एक्सिम कह देना, और स्पेशली ज्योमेट्री के लिए जो बात कही जाएगी उसको पोस्टुलेट कह देना। तो आई थिंक इतना कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। जो स्टेटमेंट ज्योमेट्री के लिए यूज होगा उसको पोस्टुलेट, जो स्टेटमेंट अदर देन ज्योमेट्री यूज होगा, सिंपल सा क्या कहा मैंने, इसको कह दो आप अदर देन ज्योमेट्री, ठीक है। अदर देन ज्योमेट्री के लिए जो भी स्टेटमेंट आप यूज करोगे वो हम उसको हम एक्सिम कह देंगे, राइट। अब देखते हैं कि उन्होंने कुछ एग्जिम्स दिए, ऐसे नहीं कि उन्होंने 7 ही एग्जिम दिए हैं, लेकिन क्लास 9th में और टिल 9th तक ही पढ़ना है, तो आपको ये 7 एग्जिम्स पता होनी चाहिए। देखो उन्होंने 7 डेफिनेशन अभी आगे पढ़ी थी हम, आपको ये याद होनी चाहिए कि डेफिनेशन कौन सी थी, एग्जिम्स कौन से थे, पोस्टुलेट कौन से थे। अभी देखना आपको सब कॉमन लगेगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एग्जिम अभी मैंने कहा क्या है, ये अदर देन ज्योमेट्री स्टेट, इसमें ज्योमेट्री का स्टेटमेंट नहीं होगा, अदर देन ज्योमेट्री स्टेटमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट वन, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सपोजिंगली कोई भी, मैंने यहाँ पे क्या रखा, कोई भी थिंग बोल रहे हैं ना, थिंग मतलब कुछ भी चीजें हैं, पेपर रख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये क्या है, ये किसी, ये ए पेपर बी पेपर के बराबर है, ठीक है। और ये बी पेपर क्या है, वो कह रहे हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, डेफिनेटली ए बराबर सी होगा, होगा ना। तो यही चीज उन्होंने कही। अब वो थिंग्स कह रहे हैं, मतलब वो नंबर्स कह सकते हैं या आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हम करते हैं ना, कि कई बारी हम अलजेब्रा में करते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू y या y इज इक्वल्स टू z है, तो दिस एम्प्लाइज x आल्सो इज इक्वल्स टू z, राइट। तो हम अलजेब्रा में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हम ज्योमेट्री में यूज नहीं कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो हम अदर देन ज्योमेट्री जो भी चीजें उन्होंने दी है उसको हम एक्सिम कह लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इसका यूज नहीं कर सकते ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री में कर सकते हैं, पर ज्योमेट्री के पॉइंट्स को हमने इसमें नहीं लिया है, जहाँ हमने लाइन लिया है ना पॉइंट लिया है ना, वो चीजें अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वो पॉस्टुलेट बन जाता है। अब ये जनरल है, सब में हो सकता है, ज्योमेट्री में भी हो सकता है, तो ये मैथ्स, अदर मैथ्स में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये क्या करे, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब सपोजिंगली ए और बी दो इक्वल चीजें थी, अब वो कह रहे इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, और इसमें मैंने वन ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने वन ऐड कर दिया, तो अभी भी तो ये दी होल आर इक्वल, तो इनका होल भी तो आपस में बराबर ही होगा। अगर ए बराबर बी है, मैंने कहा फिर ए में वन ऐड कर रहे हो, बी में भी वन ऐड कर रहे हो, तो अभी भी तो दोनों बराबर ही है, राइट।
तो ये भी करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहे इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल, तो वो भी यही होगा कि हम किसी चीज में से अगर मैं a बराबर b है और a में से -1 कर रही हूँ तो b में से भी मैं -1 कर रही हूँ, तो दोनों ही तो बराबर होंगे। फिर नेक्स्ट, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब होता है पूरी तरीके से ओवरलैप करना। अगर मेरा एक हाथ दूसरा हाथ इसको पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, फिर मैंने एक और कोई आर्टिफिशियल हैंड लिया, वो उसको भी ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है, तो क्या होगा, जो आर्टिफिशियल हैंड और ये वाला हैंड होगा वो भी तो आपस में इक्वली होंगे। तो कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप करना। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, राइट। होल मतलब ये पूरा एक पिज्जा है सपोजिंगली, ठीक है। अब ये हमेशा ग्रेटर ही तो होगा ना इसके 1/4 से, होगा नहीं होगा, एक पार्ट से बड़ा बड़ा ही होगा, वही चीज ये कह रहे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, राइट। अगर हम थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर हम एक्स वाई कर रहे हैं दोनों बराबर है, इनका डबल भी करोगे तो दोनों बराबर ही होगा। थिंग्स विच आर हाफ, हाफ के लिए भी वही है, अगर ये x इक्वल्स टू वाई है और आप इसका हाफ कर लो तो इसका भी हाफ कर रहे हो आप, तो दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ठीक ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स दिए थे। अब देखो वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये एक्सिम है या डेफिनेशन है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि डेफिनेशन में हमने पॉइंट पढ़ा था, लाइन पढ़ा था, और ये भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सरफेस है, सरफेस का एज, प्लेन सरफेस, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। एक्सिम के बारे में हमने विच इज इक्वल, विच इज नॉट इक्वल, ऐसे पढ़ रहे हैं हम। कहाँ अगर हम सेम चीज ऐड कर रहे हैं, सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ग्रेटर की बात कर रहे हैं, डबल हाफ की बात कर रहे हैं, तो एक्सिम में आएगा। पोस्टुलेट में मैंने अब कहा आपको, जितनी ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने स्टेटमेंट यूक्लिड ने दिए, ये स्टेटमेंट यूक्लिड के कब दिए उसने, जब उसने डेफिनेशंस पढ़ी, और जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसने तो उनकी केवल 7 डेफिनेशन बताई, तो मैथमेटिशियंस ने केवल 7 ही थोड़ी बताई होंगी। उसने जो एलिमेंट बुक बनाई थी, जो कि और मैथमेटिशियंस की नॉलेज का होता है ना, रिसर्च पेपर होते हैं, तो अलग अलग जगह से रिसर्च पेपर कलेक्ट करके उसने एक बुक बनाई, उसके अकॉर्डिंग उसने एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स दिए। तो उसमें 7 डेफिनेशन नहीं थी, उसमें 23 चैप्टर की वो बुक थी। उस 23 चैप्टर के भी पहले चैप्टर या पहले पार्ट से उसने वो 7 डेफिनेशन दी। उसके बाद जब उसने पूरा स्टडी किया तब एक्सिम और अब पोस्टुलेट दे रहा है। ठीक है। पोस्टुलेट में उसने क्या कहा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दूसरी बात का इसने, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, राइट। टर्मिनेटेड मतलब ये सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड मतलब जिसका एंड हो, उसको हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हो, व्हाई नॉट, हम दोनों साइड उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। A circle can be drawn with any center, any radius, right? यही तो पहचान है कि हम सर्किल को हम छोटा भी कर सकते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। फिर क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। भाई 90 डिग्री यहाँ बनाओ चाहे 90 डिग्री यहाँ बनाओ, एंगल तो यही बनेगा, तो सारे 90 डिग्री बराबर होते हैं डेफिनेटली। लास्ट कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन, इसने केवल 5 ही पोस्टुलेट दिए थे, डेफिनेशन 7, एक्सिम 7, पोस्टुलेट 5। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, पहले इतना बना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एक लाइन फॉल हो रही है किन्हीं 2 लाइनों पे, ठीक है, ये 2 लाइनों पे फॉल हो रही है, ठीक है, इस तरीके से ये फॉल हो रही है, क्या हो रहा है, ये फॉल हो रही है, ठीक है, फॉल हो रही है। अब वो कह रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। अब वो कह रहे हैं ये जो एंगल है ना, ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो लेस देन 2 राइट एंगल, मतलब ये 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से इन दोनों का, सपोजिंगली इस एंगल का नाम मैं एक्स रख देती हूँ,
ये y रख देती हूँ, तो जो एंगल x और y है ना, ये लेस देन है 180 डिग्री से, ठीक है। Then the two straight lines, if produced infinitely, meet on that side on which the sum at angles is less than two right angles. वो क्या रहे बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम कोई इस तरीके से, अगर कोई दो लाइनें हैं, ये कोई दो लाइनें हैं, ठीक है, और तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि इन दोनों, ये जो एक्स वाई थे, इन दोनों का जो समय अगर वो 180 से कम हुआ, तो जब आप इनको आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर मिलेंगे। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे ये जरूर मिलेंगे। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये हो गया, मैं मिलाते हुए दिखाना चाह रही थी तो उससे अब ये है, या आप इसको जब आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं ना कहीं पे जरूर, ठीक है। और थी कैसे ये लाइन, ऐसे थी, तो जब भी आप इसको, अगर ये 180 डिग्री से इनका सम कम हुआ तो ये कहीं ना कहीं आगे जरूर मिलेंगे। ये इसका फिफ्थ पोस्टुलेट है। आपने, फिर मैंने आपको अभी वो जो पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको कहा था कि जो इंटीरियर एंगल्स, कौन सी, वन साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल विल बी ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ये भी ऐसे सप्लीमेंट्री होते हैं किसकी, पैरेलल की कंडीशन में। पर अगर वो 180 से कम है तो हमेशा जिस साइड एंगल 180 से कम होगा वहां ये क्या करेंगे, वहां पे ये हमेशा ही मीट करेंगे, दोनों लाइन को आगे प्रोड्यूस करने पे वो मिल जाएंगे। आई थिंक पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इक्वेशंस पढ़ाई थी ना इन टू वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन भी पढ़ाई हुई, तो कहीं पे भी अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन की कंडीशन में आता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, और एक वर्ड होता है इनकंसिस्टेंट, ये बहुत आता है एग्जाम में, डिपेंडेंट, ये सब, कंसिस्टेंट, तो इनकी दो मीनिंग होते हैं बेटा। क्या होता है कंसिस्टेंट, जो होता है ना, इसमें सॉल्यूशन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, जबकि इसमें सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब इसमें भी एक होता है, जब यूनिक होता है ना, तब उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब जब आपके पास मैनी सॉल्यूशन होते हैं उसको हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक हो गया, इतना क्लियर। तो ये तो इक्वेशन की कंडीशन में था। अब उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे भी ये कंसिस्टेंट वर्ड ले लिया था किन्होंने, यूक्लिड्स ने। अब उसने क्या कहा इसके लिए, वो पढ़ते हैं। देखो कंसिस्टेंट के लिए कहा सिस्टम ऑफ एक्सिम्स, एक एक्सिम्स का पूरा सिस्टम ही कंसिस्टेंट होगा। कब होगा, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू रिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सिम्स a statement that contradict any axiom or previously proved statement। अगर कोई भी आपने एग्जाम का सिस्टम लिया है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट होगा। कब होगा, उस एग्जाम के सिस्टम को कह रही हूँ वो, कि वो कंसिस्टेंट होगा। एग्जाम का सिस्टम लेना मतलब आपने कोई एग्जाम उठा लिया, एग्जाम किसने दिया, यूक्लिड्स ने दिए, फिलहाल हमने साथ पढ़े, आपने वो एग्जाम ले लिया। अब वो एग्जाम कब कंसिस्टेंट होगा, जब उसका कोई कंट्रोवर्सी उसके लिए ना आए, या कोई भी अदर स्टेटमेंट अगर उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो वो एग्जाम कंसिस्टेंट है। अगर किसी अदर कोई एग्जाम है, वैसे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो कि कोई अदर आकर के कॉन्ट्राडिक्ट करे, इसीलिए उन्होंने इनकंसिस्टेंट की बात नहीं कही। लेकिन अगर कोई एग्जाम ऐसा है जो कि कोई अदर स्टेटमेंट आकर के उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है उसका विरोधाभास कर रहा है, उसके लिए कह रहा है कि ये गलत है। अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है तो वो एग्जिम जो होगा, वो सारे एग्जिम्स जो होंगे वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो फिलहाल तो सारे के सारे कंसिस्टेंट ही हैं आपके पास। तो कंसिस्टेंट का मतलब एग्जिम के फॉर्म में आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखो एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, थ्योरम। बेसिकली थ्योरम तो आप अदर जगह भी पढ़ते होंगे कि थ्योरम क्या है। ये यूक्लिड ने अपने बारे में जो इस बार बताया है, उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो एग्जाम दिए हैं, जो पॉस्टुलेट्स दिए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर ये क्योंकि एग्जाम पॉस्टुलेट क्या है, उनकी एजम्पशन है। अब ऐसी एजम्पशन है जो यूनिवर्सली ट्रू है ना। आपने जो भी पढ़ा, क्या अगर हम किसी पार्ट में दो पार्ट इक्वल है, उनमें कोई इक्वल चीज ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, तो तब भी वो ओवरऑल में भी वो दोनों इक्वल होंगे होंगे ना। तो ये क्या,
प्रूफ करने वाली चीजें नहीं ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरीके। तो जो उनके पॉस्टुलेट हैं या एग्जम्स हैं, आपने देखा वो एक तरीके की एजम्पशन है उनकी, लेकिन वो हाइपोथेटिकल एजम्पशन नहीं है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो ये मेरे एग्जाम पॉस्टुलेट हैं या जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, अगर इसकी हेल्प से कोई अदर स्टेटमेंट प्रूफ होगा, तो जिस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को हम थ्योरम। समझ आई बात? इन एग्जाम और पॉस्टुलेट और स्टेटमेंट से जो भी अदर, सपोजिंगली ये कोई एग्जाम है, उसका एग्जाम है, एग्जाम वन ले लिया मैंने। अब इस एग्जाम की हेल्प से मैं कोई स्टेटमेंट प्रूफ कर रही हूँ, मैथ्स का कोई अदर स्टेटमेंट प्रूफ कर रही हूँ इसकी हेल्प से, इस एग्जाम की हेल्प से, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ना, इसको हम थ्योरम, जो कि प्रूफ हो रही है इस एग्जाम की हेल्प से। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं, मैंने इसीलिए बुक की लैंग्वेज निकाली कि आपको समझ आए कि ये यूक्लिड ने किया कैसे। देखो उन्होंने लिखा, आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड his postulates and axioms, he used them to prove other results. Then, using these results, he proved some more results by applying deductive reasoning. इसमें उन्होंने क्या किया, deductive reasoning का एप्लीकेशन लिया या अप्लाई किया। The statement that were proved are called propositions और theorems. इसी को हम proposition या फिर हम इसको theorem भी कहते हैं। ठीक हो गया। सबसे बहुत मेन वर्ड्स हैं एग्जिम, जो कि अदर देन ज्योमेट्री के लिए यूज होने वाले स्टेटमेंट को कहते हैं। पॉस्टुलेट ज्योमेट्री स्टेटमेंट्स के लिए किया। थ्योरम वर्ड यूज उन्होंने कि किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम पॉस्टुलेट एग्जिम की हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं या कोई अदर स्टेटमेंट की हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं, तो वो। अब देखो बात करते हैं हम उनकी एक एग्जिम की, जो कि एग्जिम वैसे बेसिकली उन्होंने कॉमन के लिए दिया था। कॉमन हमने कहा, अदर देन ज्योमेट्री के लिए उन्होंने वर्ड कहा एग्जिम। तो बेसिकली उन्होंने, ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री के लिए कोई एग्जिम ही नहीं, एग्जिम जो है ज्योमेट्री में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, पर हम पॉस्टुलेट्स को कैसे करेंगे, हम लाइंस की बात कर रहे हैं, है ना, उन कॉन्सेप्ट को हम अदर जगह यूज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एग्जिम्स अलग से दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम एग्जिम्स का कहीं भी यूज नहीं कर सकते। एक एग्जिम जो है उन्होंने ज्योमेट्री के लिए भी दिया। अब वो एग्जिम क्या था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देयर। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो इससे केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। ठीक है, ये ए है, ये बी पॉइंट है, तो इससे केवल यूनिक एक ही लाइन पास हो सकती है। ये बात कही थी उन्होंने ज्योमेट्री के लिए। तो एक एग्जाम दे रखा है उन्होंने ज्योमेट्री के लिए, फिर रेस्ट साथ उन्होंने अदर अदर कॉमन चीजों के लिए दिए हुए। हो गया इतना क्लियर? वैसे अगर बुक की मैं बात करूँ तो क्लास 9th में ये पॉस्टुलेट के बीच में ही रखा गया है। ठीक है, पॉस्टुलेट 1 के बाद ही इसको बताया गया है, लेकिन मैंने इसको सेपरेटली बताया इसलिए कि आपको याद रहे कि ये एक एग्जाम ऐसे था जो उन्होंने ज्योमेट्री के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको उन्होंने पॉस्टुलेट नहीं कहा, इसको उन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने एग्जाम ही करके दिया हुआ है। अब जो लिखा हुआ है उस हिसाब से, वैसे अगर आप इसको वो पॉस्टुलेट ही कह लेते तो भी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन इसको उन्होंने एग्जाम करके इसको दिखाया गया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि थ्योरम टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। एक थ्योरम है कि क्या है, थ्योरम मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम किसी भी एग्जाम पॉस्टुलेट की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। वो कह रहे हैं टू डिस्टिंक्ट लाइंस कांट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन या प्रूफ देख लूँ ना, तो इसका प्रूफ क्या होगा, देखो इसके प्रूफ में अगर हम बात करें, सॉल्यूशन बल्कि सॉल्यूशन ना करके प्रूफ कर लेते हैं, तो इसके प्रूफ में क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि दो जो डिस्टिंक्ट लाइन है, सपोजिंगली ये एल है और दूसरी लाइन एम है, इसमें केवल एक ही कॉमन पॉइंट होगा। अब मैं सपोज कर लेती हूँ इसके लिए कि लेट टू टू डिस्टिंक्ट लाइंस हैव टू कॉमन पॉइंट्स। अब मैंने अपना एजम्पशन ही टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू
डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट्स, कि इन दोनों के पास क्या है, दो डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट्स है। मैंने ये सपोज कर लिया है। अगर मैंने ये सपोज कर लिया है तो अकॉर्डिंग टू, या फिर हाँ, बाय एक्सिम कि given to distinct point there is a unique line that passes through them, कि ये भी तो कह रहा है एक्सिम, हमें ये कहता है कि किसी एक पॉइंट, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उससे एक ही लाइन पास हो सकती है ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास हो रही है तो दो लाइनों का कोई एक ही कॉमन पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है कि दो लाइनों का केवल एक ही कॉमन पॉइंट होगा। तो आप लिख सकते हो कि बाय दिस एक्सिम आर एजम्पशन इज रॉन्ग, और हमने जो एज्यूम किया है वो ही रॉन्ग है। इसका मतलब राइट क्या होगा कि दोनों डिस्टिंक्ट जो लाइंस है उनका कॉमन पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और आगे का फिर हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है